जय स्वामीनारायण। सासूबाई ढोलकिया समेत हरे कृष्णा ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे शिक्षकगण और यहाँ मौजूद सभी माँ बाप को इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहने पर हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। इतने छोटे से नोटिस पर इस कार्यक्रम का आयोजन करना मतलब मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। और आप लोगों की यहाँ उपस्थिति, इतना डिसिप्लिन देखकर मैं समझ पाया कि ये डिसिप्लिन ही है जो इस ग्रुप को इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक भारत के अंदर लेकर के गया है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। हम लोग कभी टेलीविजन में, अखबारों में ही देखा करते थे आपकी बुलंदियों के चर्चे, और आज आपके बीच आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बात शुरू करता हूं मैं। एक भी बात हवा में नहीं होगी, कुछ भी आपको प्रभावित करने के लिए नहीं होगा, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने आप को स्थापित करने के लिए हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस सेशन के बाद यदि आपकी सोच बदलती है अपने बच्चों के लिए, यदि आपको लगता है कि अब हमारे को अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत महसूस हो रही है, यदि आपको लगता है कि कम्युनिटी के तौर पर हम लोगों को और ग्रो करना होगा और उसके बाद हम इस पर अगले स्टेप पर चलते हैं, तो मैं यहां आना अपने आप का सफल मानूंगा। इसलिए चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें बताऊंगा कि मैं जो कर रहा हूं या जो भी मैंने किया है या जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं, मैं इतने आत्मविश्वास के साथ केवल इसलिए बोल पाता हूं कि मैंने वो जिया है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर उसको अनुभव किया है। हमेशा जिसको भी मैंने बात करते देखा, माँ बाप को, उन्होंने एक ही बात कही हमेशा कि हम जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब समाज में मैं गया, मुझे गुजरात के साथ कनेक्ट हुए बहुत कम समय हुआ है, इसलिए अगर कोई ऐसी बात मैं कह देता हूं जो आप गुजरातियों के दिल को मतलब ठेस पहुंचाए तो उसके लिए माफ कीजिएगा। मैं पहले बता रहा हूं, मेरा ज्यादा अनुभव मेरे हरियाणा और पंजाब से है। वो थोड़ा कड़क से आदमी है, सीधा बोलने वाले, यहां की तरह मीठे नहीं है आपकी तरह। तो इसलिए हो सकता है मेरा लहजा उस तरह का हो। तो जब मैं समाज में गया और मैंने देखा कि लोग बात तो बहुत करते हैं लेकिन काम केवल अपने लिए ही कर रहे होते हैं, बच्चे उनके काम के केंद्र में कहीं भी नहीं होते। आप सुबह उठने से लेकर रात होने तक एक बार ऑब्जर्व करके देखिएगा कि आज तक आपके बच्चे को ऐसे कितने दिन मिले हैं जब आपने केवल ये कहा हो कि आज का दिन तुम्हारा है, आज तुम जो चाहो कर सकते हो। आप देखोगे आपके पास एक भी दिन ऐसा नहीं मिलेगा। फिर क्या कोई दिन का ऐसा घंटा, ऐसी मिनट या ऐसा समय है जब हम अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ सकते हैं कि कुछ नहीं, हम तुमको इंटरफियर नहीं करेंगे, तुम जो चाहो कर सकते हो? हम देखेंगे वो भी नहीं मिलेगा। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक उसका एक एक मिनट कोई और डिजाइन करता है। वो कौन से स्कूल में पढ़ेगा, वो कौन सी किताबें पढ़ेगा, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, कितने नंबर आएंगे तो उसको अच्छा माना जाएगा, किस तरह से बैठेगा तो अच्छा माना जाएगा, किस तरह से बोलेगा तो अच्छा माना जाएगा, किस करिकुलम में ढाला जाएगा तो एक अच्छी शिक्षा मानी जाएगी, ये सब चीजें कोई और तय करता है, वो बच्चा तय नहीं करता है। बड़ा अजीब है। शिक्षा का ढांचा बनाया गया बच्चे के लिए, और बच्चे की सोच, बच्चे का दिमाग, बच्चे का ध्यान, बच्चे की रुचि, बच्चे की क्षमता को बिल्कुल ध्यान में रखा ही नहीं गया। टीचर्स को बच्चों के हिसाब से सेलेक्ट ही नहीं किया गया।
सिलेबस को बच्चों के हिसाब से बनाया ही नहीं गया, स्कूल को बच्चों के हिसाब से बनाया ही नहीं गया, यहां तक कि छोड़ दीजिए समाज को भी बच्चों के हिसाब से बनाया नहीं गया। और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ सालों का अगर आज कंपैरिजन किया जाए तो मैं देखता हूं कि एक दौर ऐसा होता था जब किसी मां को अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके खाने के लिए इस बात की चिंता नहीं होती थी कि यदि मैं नहीं किया या मैं नहीं रही तो इसका क्या होगा। उसे मालूम था उस बच्चे के पास भरा पूरा परिवार है, उसके पास उसका पड़ोस है, उसके पास उसका समाज है, तो समाज अपने आप संभाल लेगा, गांव अपने आप संभाल लेगा, उसका कम्युनिटी, उसका समुदाय अपने आप संभाल लेगा। और आज विश्वास का ये आलम है कि लड़कियों की तो छोड़ दीजिए, हम अपने लड़कों को भी अपने पड़ोस में नहीं भेज सकते, पड़ोसी के घर में नहीं भेज सकते, कि हम इतना भी विश्वास नहीं रख सकते कि हमारा बच्चा जहां रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। और यदि हम लोग इतना भरोसा नहीं कर सकते अपने समाज के ऊपर तो यकीन मानिए समाज के तौर पर हम एक फेलियर जाने जाएंगे। जब मैं इस मिशन पर निकला आज से 22-23 साल पहले, 99 में पहली बार मेरे सामने एक केस आया। मैं जहां रहता था मेरे पड़ोस में, मेरे साथ वाले घर में एक मदर थी जिसको मैं छत पर खड़ा होकर के देखा करता था। होमवर्क करवाने के लिए वो अपने बच्चे की पिटाई कितनी जोर से किया करते थे। मैंने एक दिन सब्जी लेते हुए गली में उनसे पूछ लिया कि आंटी आप इसको क्यों मारते हो, इतना मासूम सा, इतना प्यारा सा बच्चा है, 3री-4थी क्लास का ही बच्चा हुआ करता था। उसने कहा कि मेरा इसने लहू पी लिया, जो हमारा देसी स्टाइल है कि मेरा खून पी लिया, और मैं दुखी हो गई उससे। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर इसको मारना छोड़ते हो तो इसको मेरे पास छोड़ दीजिए, मैं इसको तैयार करता हूं। वहां से शुरू हुई जर्नी। वो बच्चा जो अपनी क्लास का सबसे कमजोर बच्चा कहा जाता था, 3-4 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद कुदरती ऐसा माहौल बना कि वो अपनी क्लास के टॉपर्स में आने लग गया। तो उसकी मम्मा ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दी। मोहल्ले में ये बात चली गई कि देवेंद्र बहुत अच्छा पढ़ाता है, और देवेंद्र के पास गली के सारे बच्चे पढ़ने आने लग गए। ये वो वक्त था जब मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि एक बच्चे को तो मैंने पढ़ा दिया, ये जो सामने 23 बच्चे बैठे हैं इनको तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तब मैंने दुनिया के उन लोगों को पढ़ना शुरू किया जिन्होंने बच्चों की साइकोलॉजी पर काम किया था, और ये महसूस किया कि किताबें कुछ और होती हैं और असली बात कुछ और होती है। इसलिए हर बच्चे की अपनी केस स्टडी बनानी शुरू की। 99 से शुरू हुई वो यात्रा सन 2009 में जाकर कंप्लीट हुई, और 10 साल जब कोई बच्चा अपने जीवन में इधर उधर घूमने में लगाता है, मैं कागजों से घिरा रहता था। और 2009 में मैं इस तरह से सक्षम हुआ कि मैं हर माँ बाप को यह बताने में सक्षम हो गया कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने के लिए बना है या खेलने के लिए बना है, बात करने के लिए बना है या चुप रहने के लिए बना है, दौड़ने के लिए बना है या बैठने के लिए बना है। वो नेता बहुत अच्छा बन सकता है या वो साइंटिस्ट बहुत अच्छा बन सकता है, वो कंप्यूटर पे बहुत अच्छा काम कर सकता है या वो बंदूक बहुत बढ़िया चला सकता है। और जब इस मिशन पर निकलने लगे तो लोगों ने कहा नहीं साहब, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे एडमिशन के लिए भी नंबर चाहिए, आगे नौकरी के लिए भी नंबर चाहिए। तो कॉलेज में पढ़ना हो तो भी नंबर, और नौकरी करनी है तो भी नंबर। उस दिन ये समझ में आया कि ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। बहुत लोगों से मिला मैं, अपने देश के प्रधानमंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से, शिक्षा मंत्रियों से, अपने डेप्यूटी कलेक्टर से, एमएलए एमपी से, गांव के सरपंच से, स्कूल के प्रिंसिपल से। और जब ये समझ में आया कि भाई साहब जिनके बच्चे हैं उनको ही फुर्सत नहीं है अपने बच्चों के लिए,
उनको ही चिंता नहीं है, वही इस दिशा में नहीं सोचते हैं, तो फिर किसी और को क्या चिंता है। इसलिए ये निर्णय लिया 2016 में हमने कि अब हमको स्टेक होल्डर के पास सीधा जाना पड़ेगा, माँ बाप के पास सीधा जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी कि क्या आप लोगों के लिए ये जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ये सुटेबल है या आप इसके अंदर कोई बदलाव करना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया, जब मैं बताया करता था लोगों को, तो लोग एक बात कहा करते थे कि तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा तुमको। अब हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया, बाय चांस उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। डॉक्टर्स ने कहा कि ये इसका सीखने का जो ट्रेंड रहेगा वो थोड़ा स्लो रहेगा। लेट अस सी, देखते हैं क्या रहेगा। थोड़ा सा लगा भी हमको ऐसा, लेकिन बाकी काम छोड़कर अपने एक्सपीरियंस का जब हमने लाभ लेना चाहा तो आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे बेटे ने 5 साल की उम्र में पहला नेशनल रिकॉर्ड बनाया। वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। दुनिया ने उसको जाना वंडर किड ऑफ इंडिया, यशस्वी बलहारा इसके नाम से जाना जाता है। वो लोगों ने कहा तुम्हारा बच्चा था, तुम भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें नया क्या। हमने अपने दोस्तों के बच्चों पर काम किया। बहुत बच्चे आए टेलीविजन पर 2013 में, मतलब कोई गूगल बॉय के नाम से, कोई वंडर गर्ल के नाम से, कोई संस्कृत की अध्यापिका बनी कोई लड़की 10 साल की उम्र में। जब हमने ये बताया कि इन बच्चों के माँ बाप ने भी उन बच्चों की टैलेंट को समझकर उसी दिशा में काम किया था, तो समाज ने कहा नहीं जी, ये बच्चे ही इंटेलिजेंट थे, हमारे वाला निकम्मा है। अब मैं समझूं कि यार अब इन माँ बाप को कैसे समझाऊं कि तुम्हारे घर में जो बच्चा जन्म लिया है वो निकम्मा नहीं हो सकता, वो कुदरत की अनमोल देन है, वो बच्चा परमात्मा का रूप है, उसको परमात्मा ने 100 का 100 पूरा करके भेजा है। ये गलती हमारी है, ये गलती समाज की है कि हम उसको समझ नहीं पा रहे। हम अगर उसको समझ नहीं पा रहे तो हमारा पहला कर्तव्य है उसको जाने, उसके टैलेंट को पहचाने और उसके हिसाब से अपने समाज में शिक्षा का वो निर्माण करें कि वो अपनी उन बुलंदियों को छू पाए जो समाज, जो कुदरत ने उसको बनाया है। लेकिन नहीं, समाज के पास समझ नहीं, पता नहीं उसको समझाया नहीं गया, पता नहीं क्या। उन्होंने कहा हमारे बच्चे निकम्मे हैं, तुम्हारे ही बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। फिर हमने 2015 में एक चैलेंज प्रोग्राम दिया समाज को। 20 स्कूल हम चूज करेंगे पूरे ट्राई सिटी से, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली से। स्कूलों को चिट्ठी लिखी हमने, प्रिंसिपल से जाकर मिले और हमने कहा एक काम कीजिए, आप अपने स्कूल का सबसे निकम्मा, वाहियात, गंदा और लो स्कोरर बच्चा दे दीजिए, जिसको तुम कहते हो कि ये सबसे निकम्मा है, जिसको सिस्टम कहता है कि इसके बस का कुछ नहीं है। हम एक स्कूल से एक बच्चा लेंगे और ट्राई करेंगे और तुमको बताएंगे कि ये बच्चे के अंदर क्या खास बात थी। बताए माँ बाप क्या कहते हैं जी, खास बात तो छोड़ो, पहले ये बताओ नंबर कितने आएंगे। तो हमने कहा चलिए नंबरों पर भी बात करते हैं, नंबरों पर भी काम करेंगे और समाज को बताने के लिए इस बार हम नंबरों का भी चैलेंज लेते हैं। हमने 20 स्कूलों से 20 बच्चे लिए, एक स्कूल से एक बच्चा, अपने स्कूल का सबसे लो स्कोरर बच्चा। जब सेशन कंप्लीट किया 18 बच्चों ने, तो आपको जानकर खुशी होगी और हैरानी भी होगी, 18 के 18 बच्चे जो अपने स्कूल के सबसे लो स्कोरर बच्चे थे, सेशन के बाद सबसे मुश्किल 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100। उस दिन हमने समाज से एक सवाल पूछा, चलिए एक काम करते हैं, जितने बच्चे समाज में हैं सभी बच्चों को हम इस तरह से पढ़ाना शुरू कर देते हैं और सभी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाते हैं। अब बताइए आप लोग उनको एडजस्ट कर सकते हैं क्या?
सभी बच्चों के लिए जॉब, काम, नौकरी या स्थान, जगह दे सकते हैं क्या? समाज के लोग बोले कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। मैंने कहा कैसे हो सकता है? जब आपके पास प्लेसमेंट के लिए जगह ही नहीं है तो कैसे हो सकता है? इस कैलकुलेशन को समझिएगा। जितना बच्चा 12वीं करता है, जितना बच्चा ग्रेजुएशन करता है, जितना पास आउट करता है यानी अपनी पढ़ाई पूरी करता है, उस साल में नंबर ऑफ जॉब्स की अगर कैलकुलेशन की जाए तो मात्र 0.1% मैक्सिमम सरकारी नौकरी में बच्चे को जगह मिलेगी। 0.1% और ज्यादा से ज्यादा 4% प्राइवेट नौकरी में जगह मिलेगी। तो बाकी के 95% का क्या? जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा का रूप होते हैं बच्चे, तो बाकी के 95% परमात्माओं का क्या? उसके लिए कौन प्लान करेगा? किसी का बच्चा अगर गरीब है, कोई गरीब है, उसके बच्चे को कोचिंग कैसे मिलेगी? या कोई अमीर नहीं है, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता या सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसके लिए तो जगह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 80% किसान है इस देश, 60% से 70% के बीच किसान है इस देश में। 80 करोड़ के करीब लोग हैं किसानी जो खेती करते हैं, जिनके पास पूरी आमदनी भी नहीं है कि वो अपने खेत का कर्जा उतार सके। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जमीनें तक बेचने के लिए तैयार रहते हैं। उनके बच्चों के लिए क्या जगह है? और पता लगता है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है। कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा, रट्टे मारने के लिए सुबह से रात तक लगाया जाएगा, रटते रहो रटते रहो रटते रहो, और आखिर में केवल एक ही बात सुनने को मिलेगी। आपकी क्लास टीचर क्या कहेगी मालूम है? यू कैन डू बेटा, वर्क हार्ड, यू हैव पोटेंशियल, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए। ठीक कह रहा हूं ना? यही सुनने को मिलता है हर माँ बाप को। क्योंकि अगर आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, आपके बच्चे की क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, तो केवल एक बच्चा पहले रैंक पर आएगा और बाकी के सभी बच्चों को पहले रैंक पर आने के लिए मजबूर किया जाएगा। उनको रट्टे मारने के लिए, उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, उनको याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और याद करके कहना उल्टी करने जैसा है कि जो खाया था यूं का यूं आप कर दीजिए, तो आप उस एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया कहेंगे? मैं तो नहीं कहूंगा एटलीस्ट। तो फिर हमने निर्णय लिया कि ऐसे बात नहीं बनेगी। अब हमको माँ बाप के बीच जाना पड़ेगा, माँ बाप से पूछना पड़ेगा कि आपके पास 2 रास्ते हैं। अपने बच्चे के लिए सुबह से लेकर रात तक कोचिंग ट्यूशंस का इंतजाम करते रहिए, ट्यूशंस वालों के ऊपर और स्कूल वालों के ऊपर भरोसा रखे रहिए, या एक दूसरा रास्ता है, मिलजुल कर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाए कि गांव का हो या शहर का हो, समाज या कम्युनिटी तय करे कि आपके बच्चे के लिए कौन सी जगह बनानी है। यदि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है, आपका बच्चा क्या करने के लिए बना है, तो स्कूल को करना क्या है? मात्र इतना सा तो काम करना है ना कि जब वो स्कूल में दाखिल होता है, आपके बच्चे को आपके स्कूल का टीचर आपको बिठाए और बताए कि देखिए आपका बच्चा इतना क्षमतावान है, इतनी मेहनत कर सकता है, इन चीजों का एक्सपोजर देना पड़ेगा, ये चीजें बेस्ट कर सकता है, ये बेहतरीन चीजें हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो ठीक नहीं लगती आपको, तो वो उसका कारण बता सके कि ये इसलिए करता है। तो आप उस बच्चे के लिए क्या इंतजाम करना चाहते हैं, ये निर्णय लिया जा सकता है ना।
बताइए, लिया जा सकता है ना? तो हमने एक चीज का निर्णय लिया कि लेट अस सी, मां बाप से बात करके देखते हैं। और आज हम लोग इस मुद्दे पर आते हैं, ये चेक करते हैं कि माँ बाप अपनी परवरिश के अंदर ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं सैद्धांतिक रूप से, जो उनके बच्चों के लिए आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक होती हैं। जैसे आज अगर बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करें कि आपके बच्चे के पास या आपके बच्चे की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आप अपने घर में महसूस करते हैं, तो 2, 4, 5 समस्याएं जो हर घर में लगभग मिलेंगी। नंबर 1, वो टीवी बहुत देखता है। नंबर 2, टीवी नहीं देखता है तो मोबाइल पर गेम बहुत खेलता है। नंबर 3, जिद्दी हो गया है। नंबर 4, मोटिवेटेड नहीं है। नंबर 5, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। नंबर 6, बदतमीजी करने लग गया या फिर उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। बाकी समस्याएं और हैं अलग अलग कि वो अगर झूठ ज्यादा बोलता है, किसी बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ गई है, कोई असामाजिक तत्वों के साथ लग गया है, या सो एंड सो बताता रहेगा। लेकिन मुख्य तौर पर ये प्रॉब्लम्स में से 2-3 प्रॉब्लम लगभग हर बच्चे के पास है। ठीक कह रहा हूं, है ना? अब ये प्रॉब्लम्स क्यों है, इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा कारण, जब बच्चा आपके घर में जन्म लेने वाला होता है तो हमने उसके लिए क्या क्या तैयारियां की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैंने अपने 23 साल के इस करियर में ये महसूस किया कि हम अपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करती उनके जन्म लेने से पहले। क्या तैयारियां करनी होती है? हमें यह भी सोचना होता है कि हम हमारे घर में क्या पैदा करना चाहते हैं। हम शिवाजी पैदा करना चाहते हैं कि सूरजमल पैदा करना चाहते हैं, कि हम कोई व्यापारी पैदा करना चाहते हैं, कि हम कोई पढ़ने वाला साइंटिस्ट पैदा करना चाहते हैं, हम लोग युधिष्ठिर पैदा करना चाहते हैं कि अर्जुन पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा ऐसे ही जन्म ले गया हमारे घर में। और ये बातें बहुत पहले से हमारे पुरखों को पता होती थी, वरना द्रोणाचार्य को कैसे पता लगता कि युधिष्ठिर को भाला सिखाना है, अर्जुन को तीर चलाना सिखाना है, नकुल सहदेव तलवार चलाएंगे, भीम गदा चलाएगा, ये कैसे पता चलेगा? और ये बात आपको महाभारत की कहानी से सुनने को मिलेगी कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना प्रेगनेंसी के दौरान सीख लिया था। जब कृष्ण उसकी माता को, सुभद्रा को चक्रव्यूह का भेद न सिखा रहे थे तो उसने अपने जन्म से पहले ही सीख लिया था। आज साइंस ये कहती है कि हमारे बच्चे का दिमाग 7वें महीने तक पूरा डेवलप हो जाता है। इसका मतलब समाज में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं और किस तरह की बातें की जा रही है, हमारा बच्चा 7वें महीने से सीखना शुरू कर देता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, अभी थोड़ा बड़ा होना देते हैं, और हम लोग अपने घर का माहौल भी नहीं सुधारते। हमको ये भी नहीं मालूम होता कि पति पत्नी में किस तरह की बात करनी है कि बच्चे पर असर कैसा जाए। क्योंकि बच्चा आपकी बात को समझ सकता है कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन वो आपके बात करने के तरीके से ये जरूर समझ सकता है कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप इरिटेटेड हो, आप प्यार से बात कर रहे हो, समझा रहे हो या समझ रहे हो, ये जरूर जानता है। इसके बाद माँ बाप शुरू करते हैं उसको कंपटीशन के लिए तैयार करना। 2.5 साल का होते ही मम्मा को टेंशन हो जाती है, पापा को बोलना शुरू करती है, इसके लिए कोई स्कूल देख लीजिए, कोई अच्छा सा स्कूल। अरे अभी तो छोटा है तो प्ले स्कूल ही देख लीजिए, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है, मेरा भी दिमाग खराब करके रखता है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत वहां रहेगा, बच्चों में खेलता रहेगा तो थोड़ा कुछ सीख के आएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे ने 10 दिन हुए नहीं होते प्ले स्कूल में जाए हुए, मम्मा जाकर के टीचर को बोलती है
कि जी आप इसको होमवर्क तो देते ही नहीं हो। अब मैं जब इस बात पे चर्चा चल रही थी, अभी 4-5 दिन पहले की बात थी, जब हम यहां नहीं आए थे, मतलब तो एक प्ले स्कूल का ओनर था, वो मुझसे बात कर रहा था और मैं बाय चांस वहीं नजदीक में था, तो मेरे को कॉल कर लिया कि जी कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, कुछ मदर्स आई हुई है, इनकी कुछ कंप्लेंट्स हैं, एक बार थोड़ा सा इनसे बात कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए सबसे पहला सवाल क्या है। तो मम्मी का सबसे पहला सवाल था कि जी मैम ना होमवर्क तो देती ही नहीं है। तो मैंने कहा आपके बच्चे की उम्र कितनी है? बोलती है 3 साल। मैंने कहा 3 साल में होमवर्क? आपको किसने कहा कि इसको होमवर्क मिलना चाहिए तो ये ग्रो करेगा? तो बोलते हैं जी सभी बच्चों को देना ही होता है, बच्चा सीखेगा कब, फिर उसको लर्न कब होगा, वो फिर कंपटीशन में पीछे रह जाएगा नहीं तो। तब मैंने उनको एक बात समझाई जो आप लोगों को भी शायद पता चले, पता नहीं कभी इस मुद्दे पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं। अगर अपने बच्चे का बेहतर तरीके से विकास करना चाहते हो तो कम से कम 7 साल की उम्र तक उसके हाथ में कलम नहीं आनी चाहिए। कम से कम 7 साल की उम्र तक। अब ये 7 साल की उम्र तक क्या करते रहेंगे हम? यानी कि जब बच्चे को स्कूल में तो भेजना शुरू कर दिया हमने 3 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में, तो फिर 7 साल की उम्र तक हम क्या करेंगे? तो 7 साल की उम्र तक उसकी वो सारी इंद्रियों को मजबूत करेंगे जब वो उसको लिखते वक्त काम आनी है। उसमें सबसे पहली इंद्रिय है उसके कान, कि पहले वो अच्छे से सुनना तो सीख ले। अगर वो भाषा को सही से सुनना शुरू करेगा, कहानियों के माध्यम से, किसी जोक्स के माध्यम से, अपने समाज में अपने काका ताऊ और आसपास के भाई बहनों से जब वो भाषा का संवाद सीखेगा तो सबसे पहले वो ध्यान से सुनना सीखेगा। अगर वो ध्यान से सुनना सीखेगा तो अगले नंबर पर ध्यान से बोलना सीखेगा। अगर उसने ध्यान से सुनना और बोलना सीख लिया तो उसकी आंखें ऑटोमेटिकली काम कर रही है, तो उसका जो कायदा उसके पास आएगा, उसकी जो बेसिक किताब उसके पास आएगी, उसके माध्यम से अगला नंबर वो सीखेगा, वहां से पहचान करना और पढ़ना, पहचान करना और पढ़ना। और फिर लिखने से पहले, चाहे क्ले हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे खेल हो, चाहे उसकी उंगलियों की एक्सरसाइज हो, उसके हाथ को लिखने के लिए तैयार किया जाएगा। और तब जाकर के 7 या 8 साल की उम्र में उसको लिखने के लिए कलम पकड़ाएंगे तो जिंदगी भर कलम से भागेगा नहीं वो बच्चा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसकी सबसे पहले किलिंग करते हैं, स्कूल में घुसते ही लिखना सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जिस जिस स्कूल ने ये किया और जो गलती हो गई उसको ठीक कैसे करेंगे? दूसरा नंबर, दूसरी बड़ी गलती, 40 बच्चों की क्लास है, पहले नंबर पर केवल एक बच्चा रह सकता है, केवल एक बच्चा, दूसरा कोई बच्चा नहीं आ सकता फर्स्ट रैंक। एक बच्चे को सेकंड आना है, एक बच्चे को थर्ड आना है, एक बच्चे को फोर्थ आना है, लेकिन एक बच्चे को 40th भी आना है, 40वें नंबर पर भी आना है। मैंने आज तक समाज को इस मुद्दे पर यह बात कहते हुए नहीं सुना कि क्या हो गया अगर मेरा बच्चा 38 नंबर पर आ गया तो क्या हो गया। अगर मेरा बच्चा पहले नंबर पर आएगा, मान लीजिए मेरा बच्चा 5th पोजीशन पर था और मैं उसको कहता हूं कि बेटा तुमको पहले नंबर पर आना है, तो पहले नंबर पर आने के लिए जो पहले पर इस वक्त है उसको नीचे आना पड़ेगा ना। तो जो उससे ऊपर वाले 4 बच्चे हैं वो उसके दुश्मन के तौर पर पहचाने जाएंगे। और ये बात आपको अपने घर में रोज नजर आती है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, किस किस के घर में 2 बच्चे हैं बताइए जरा, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए जिसके घर में 2 बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे हैं। अब इतने सारे लोगों में से मेरी बात से साथ जो सहमत होंगे एक बार हाथ खड़ा कर कर मेरी बात का समर्थन करेंगे जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जिसके घर में 2 बच्चे हैं उनमें से यकीनन एक बच्चा कहने मानने वाला होगा, दूसरे वाला नहीं मानने वाला होगा।
उनमें से एक ज्यादा पढ़ने वाला होगा, एक कम पढ़ने वाला होगा। एक ज्यादा खेलता भी होगा, लाड प्यार भी ज्यादा करता होगा, एक अच्छे से सारा काम सही से करता होगा, दूसरे वाला सारे काम उलट पुलट करता होगा। अब मम्मा क्या कहेगी मालूम है? मम्मी और पापा दोनों के दोनों उनके डायलॉग क्या होते हैं? देखना, अपने भाई को देख, ये भी तो कर रहा है, अपनी बहन को देख, ये भी तो पढ़ रही है, ये भी तो 6 बजे उठ गई थी, ये भी तो सही टाइम पे तैयार हो जाती है, ये भी तो अच्छे से बोलती है, तेरे से नहीं होता है क्या? अब जो दूसरे वाला है ना, जिसको डांट पड़ रही है, उसका अगर ये डायलॉग होता है और आपने सुना है तो हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिएगा। वो पता है अपने भाई को क्या कहता है? तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को। होता है ऐसे? हाथ खड़ा करिए। बोले तेरे को क्या जरूरत पड़ी है पढ़ने की? और वो जानबूझकर उसकी किताब छुपाना, उसको पढ़ने में डिस्टर्ब करना, उसको जान जान के छेड़ना, उसको चिढ़ाना, उसको खिजाना चालू हो जाएगा। यानी कि एक बच्चे का पढ़ना दूसरे बच्चे के लिए समस्या है, सगे भाई बहनों में भी। तो सोच लीजिए आप कैसा समाज दे रहे हो। ये बात मुझे सिखाई किसने? मेरे बेटे ने। कब? 5 साल की उम्र में नेशनल रिकॉर्ड बना लिया। सारे न्यूज चैनल, सारे अखबार मेरे घर में इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे। अब जब उसकी क्लास में 100 तक की गिनती सिखाई जा रही थी, तब मेरे बच्चे को 100 तक के पहाड़े आते थे। जब उसकी क्लास में यह सिखाया जा रहा था कायदे से पढ़ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बस, उस वक्त वो ह्यूमन एनाटॉमी पर, पीरियोडिक टेबल पर, रामायण पर, महाभारत पर चर्चा कर लेता होता था। अब इसके इस अचीवमेंट को टेलीविजन ने जब चलाया, उसके इस अचीवमेंट को जब अखबारों में छापा, तो एक दिन, पहली क्लास में पढ़ता था वो तब, एक दिन घर आकर के सबसे पहले उसने मुझे एक बात बोली, पापा मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। उसका रीजन था कि जब छुट्टी होती थी तो भी उसका मन घर में नहीं लगता था। तो मेरे बच्चे ने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा? तो मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? बोलते हैं स्कूल में सभी बच्चे मुझे मारते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे बोलते हैं तू गंदा है। मैंने कहा यार तुमने उनके साथ क्या कोई बदतमीजी की? तुमने उनको मारा था क्या? बोला नहीं, मैंने तो किसी को भी कुछ नहीं कहा। तो फिर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी पूरी क्लास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो बोलता है पता है, वो बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि तेरी वजह से ना तू गंदा इसलिए क्योंकि तेरी वजह से हमारी मम्मी रोज हमको पीटती है कि जब यशस्वी कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? आज शाम को 20 तक पहाड़े सुनाने हैं। आज ये याद हो जाना चाहिए तेरे को, आज ये सुना दे। यशस्वी को देख 100 तक पहाड़े याद है। मतलब मेरे बच्चे का उसकी उम्र के बच्चों से आगे निकलना उसके लिए सजा बन गया। और मुझे लेसन मिल गया कि भाई ये पहले नंबर पर आना है ना, ये हमारे बच्चों को पूरे समाज से तोड़ रहा है। ये बदलना पड़ेगा, ये नहीं बनेगी बात। कब तक कहां भागेंगे? कैसे क्या करेंगे? फर्स्ट आकर के क्या करेंगे? सेकंड आकर के 40वें नंबर भी तो भी इंसान का ही बच्चा है ना, वो भी तो हमारा ही बच्चा है ना। आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में फर्क कैसे हो सकता है यार? क्या हो गया अगर 40वें नंबर पर आ रहा है तो? गलती समाज की है ना कि उसके पास 40वें नंबर पर आने वाले बच्चे के लिए जगह नहीं है। मान लीजिए इस स्टेडियम के अंदर अगर आपके लिए बैठने की जगह ना हो तो गलती आपकी है या आयोजन करने वालों की है? तो है आयोजक की है ना कि आपके लिए जगह नहीं बनाई। तो जब उस बच्चे को समाज में लाए थे, उसके लिए जगह अगर नहीं बना पाए तो गलती समाज की है ना, बच्चे की थोड़ी ना है। बच्चे के 40वें नंबर पर आ रहा है तो उसकी क्या गलती है? और मेरा एक मानना रहता है, बच्चे के अगर 100 में से 40 नंबर आते हैं, वो नंबर बच्चे के नहीं आते हैं, वो टीचर के आते हैं, वो सिस्टम के आते हैं, वो स्कूल के आते हैं, वो समाज के आते हैं, बच्चे के नहीं आते हैं। बच्चे को परमात्मा ने 100% कंप्लीट करके भेजा है।
अच्छा या बुरा कुछ नहीं भेजा। जानते हैं कैसे? यहां आप अपने जीवन के अंदर एक बार नजर दौड़ाइए। आपके घर में लकड़ी भी पड़ी होगी, प्लास्टिक भी पड़ी होगी, लोहा भी पड़ा होगा, कांच भी पड़ा होगा, एल्यूमिनियम भी पड़ा होगा, तांबा भी पड़ा होगा, पीतल भी पड़ा होगा, सोना भी पड़ा होगा, चांदी भी पड़ी होगी। आपके घर में तरह तरह के सब्जेक्ट पड़े होंगे, ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, और आपको हर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल मालूम है क्या करना है। केवल एक बात नहीं पता कि जो औलाद घर में है इसका क्या करना है। नहीं ना? सबसे बड़ी टेंशन है इसका क्या होगा रे, इतना कंपटीशन है, कहां जाएगा ये, इसके लिए क्या करें, कुछ नहीं पता। बात चलेगी, मछली पालन केंद्र खुला, घोड़ा पालने का ट्रेनिंग सेंटर है, गाय पालने का ट्रेनिंग सेंटर है, भैंस पालने का ट्रेनिंग सेंटर है, बकरी पालने का है, कुत्ते और सुअर पालने का भी ट्रेनिंग सेंटर है। इंसान की औलाद कैसे पालनी है इसका एक भी सेंटर नहीं है पूरे भारत में। है क्या? है क्या? कोई है जो इस पर चर्चा करता है कि आपके घर में जो पैदा हुआ वो परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। उपहार समझते हैं ना? गिफ्ट दिया है कभी किसी को? गिफ्ट दिया ही होगा ना सभी ने। भैया एक गिफ्ट देना, दुकानदार सबसे पहले पूछता है कितने का दूं? 500 रुपए तक का दे दो। लड़के बर्थडे के लिए देना है, एनिवर्सरी के लिए देना है, बर्थडे के लिए देना है। कितनी उम्र है? 10 साल। लड़का है कि लड़की है? लड़का है। कैसा दूं? इस्तेमाल होने वाला या टांगने वाला? ऐसे पूछता है ना दुकानदार। आप 100 रुपए का भी गिफ्ट खरीदते हो ना किसी के लिए, 500 रुपए का खरीदते हो, 1000 रुपए का खरीदते हो या 1 लाख का खरीदते हो, उस गिफ्ट को खरीदने से पहले आप ये देखते हो कि ये गिफ्ट जिसको मैं दे रहा हूं उसके क्या काम आने वाला है। तो आपके घर में जो इतना अनमोल उपहार दिया है उस ऊपर वाले ने, वो कबाड़ दे सकता है क्या आपको? है? दे सकता है क्या? वो बिना इस्तेमाल होने वाली कोई चीज दे सकता है क्या? बताइए तो एक बारी। है? इसका मतलब क्या है मालूम है? कि वो लकड़ी है या लोहा है, ये पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है। ये पहचान करना स्कूल की जिम्मेदारी है। ये पहचान करना समाज की जिम्मेदारी है। उस बच्चे की नहीं है कि वो क्या करेगा, हमारी है, हमारी। जिस दिन हमको ये समझ में आ गया कि मेरे बच्चे के लिए जगह बनाने का काम मेरा है, उसका नहीं है, उस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा और उस दिन हम ये गलती का मान करके उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरा ये मानना है कि बच्चा कभी भी समझाने से नहीं समझता है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा कहना नहीं मानता है कि नहीं? कहते हैं ना, कहना नहीं मानता, सुनता ही नहीं है, वो ऐसी बुरी आदतें सीख जाता है। तो आज भी सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ टीचर्स के साथ में, संगीता मैम बैठे हैं इधर, मुझे वो बात याद आ गई कि जब हम बच्चे को कहते हैं ना कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, तो वो बच्चा आपकी बात कभी नहीं मानता। लगभग हर घर में बच्चा झूठ बोल रहा है, लगभग हर घर में। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो बच्चा भी बोल रहा है। तो मुझे एक मदर बोल रही थी एक बार कि सर बहुत झूठ बोलता है मेरा बच्चा। तो मैंने कहा आप भी बोलते होंगे? बोलती नहीं, मैं तो नहीं बोलती। मैंने कहा मैं आपको झूठ बोलने का तरीका बताता हूं, क्या क्या होता है झूठ बोलना। हम गाड़ी में जा रहे हैं, एक बार की बात बताता हूं। मेरा बच्चा मेरी गाड़ी में ही मेरी साइड वाली सीट पर बैठा है, मात्र 3 साल की उम्र में, और अचानक से मुझे रोने की आवाज सुनाई दी ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला क्या हुआ पुत्र? बोलता है आप तो झूठ बोलते हो। मैंने कहा मैंने क्या झूठ बोला? तो बोलता है आप तो कह रहे थे कि रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो नहीं रुके। ओ इतनी भारी गलती। अब मैंने तो
उसको बता दिया रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो लाइट होती है तो थोड़ा ध्यान देना होता है, ग्रीन लाइट होती है तो क्रॉस करना होता है। बच्चे ने तो वो नियम बना लिया। बच्चे ने नियम बना लिया तो उसने समझा कि ये नियम पालन करना होता है। मैंने वो नियम पालन किया नहीं, मैंने नहीं किया तो उसने बोला कि तुमने मेरे को झूठ बोला, तुमने मेरे को झूठ पढ़ाया। अब मैं गाड़ी साइड में लगाई, मैंने दोनों हाथ जोड़े, उसको बोला सॉरी बेटा गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं क्रॉस करूंगा। बिकॉज दिस इज द ओनली वे ना। मुझे समझ आ गया कि बच्चा नियम बना लेता है। आपने कहा पापा किस टाइम आएंगे, आपने बोला 7 बजे आ जाऊंगा बेटा। बच्चा 7 बजे का इंतजार करता है। अगर 7 बजे नहीं आए तो स्पष्ट मान लीजिए आप झूठे हैं, डिक्लेयर्ड। समझ गए ना। अगर बोलते हो पापा 5 मिनट में आ रहा हूं, मम्मी को बता रहा है, हस्बैंड बता रहा है पत्नी को, मैं बस आ ही रहा हूं 10 मिनट तक, बस आया, बस अभी आया। और बच्चा साइड में बैठा सुन रहा है पापा को, और वो देखता है कि 10 मिनट में तो नहीं आए पापा, इसका मतलब झूठा है। मम्मी को फोन पे बात करते हुए देखता है पड़ोसन से या फ्रेंड से या अपनी बहन से, अपनी माँ से, और वो जब ऐसी बातें भी सुन रहा होता है तो वो देख रहा होता है मेरी माँ तो पक्की झूठी है। और लेकिन वही मम्मी फिर सुबह सुबह जब गलती पकड़ी जाती है बच्चे की तो बोलते बेटा झूठ नहीं बोलते। अब बच्चा एक नियम बनाता है कि देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कहने भर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जरूरत पड़े बोल ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम डबल स्टैंडर्ड लाइफ जीते हैं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है हमारी जबान से क्या निकल रहा है। हम अपनी कही हुई बात पर भी सेट नहीं है, इसलिए हमारा बच्चे को यही नहीं मालूम है जीवन जीना कैसे है। याद है ना, एक डायलॉग बताता हूं आपको मैं। हम जा रहे हैं किसी रिश्तेदार के यहाँ, गाड़ी में जा रहे हो या बाइक में जा रहे हो, पास में बच्चा बैठा है, उसको उसकी मम्मी समझा रही होती है या पापा समझा, देखो बेटा जाती ही आंटी के पैरों पर न करना है, जाती चरणों को हाथ लगा चरण स्पर्श करना है, नमस्ते करनी है, खाने पीने की चीजों पे टूट के मत पड़ जियो, वहां किसी सामान को हाथ मत लगाइयो, चीजों को मत छेड़ियो, ज्यादा उछल कूद मत करियो, उसको ले चलता है। अब बच्चे को मालूम है कि जिस रिश्तेदार के या जिस दोस्त के घर आए हैं वहां पर अब अपने को डांट पड़ने वाली नहीं है, तो अपना चालू हो जाता है, वो सारे काम करता है, नमस्ते भी होता है, आदान प्रदान होता है, हम लोग बैठकर खाना भी खाते हैं, सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, उसी बंदे को जिसको चरण स्पर्श करने के लिए बोला था, हम लोग आपसी बातचीत में ये भूल जाते हैं, उसी बच्चे के सामने हम कभी कभी उसकी निंदा भी कर जाते हैं, है ना। और वो निंदा आपको मालूम ही नहीं है वो कितनी भारी पड़ती है। वो बच्चा अपने दिमाग में एक नियम बना लेता है कि सम्मान अपमान सब कहने कहाने की बात होती है, जहां जो चले चलाओ यार। तो जीवन जीने का वो कोई निर्णय नहीं ले पाता। समाज में जो चल रहा होता है, हमारा बच्चा उसको हूबहू वैसे ही 360 डिग्री ऑब्जर्व करके नोट कर रहा होता है, ग्रहण कर रहा होता है, ग्रहण कर रहा होता है, मालूम है। जैसे अगर कॉटन का कोई टुकड़ा पड़ा हो ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि तुमको मैं पानी में डुबोऊंगा तो पानी को मत चूसना, है ना। या तुम कहो कि मैं लाल कलर खराब होता है उसको नहीं चूसना तुमने। केवल अच्छी चीजें नहीं, आप ये आप तय नहीं करोगे कि आपका बच्चा क्या लेगा समाज में से। उसको जो परोसा जाएगा, जो भी परोसा जाएगा वो सब कुछ लेगा। आजकल आपके बच्चों के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रखा है सिस्टम ने, और वो हथियार है मोबाइल, है ना। और हम में से किसी को भी ये नहीं मालूम है कि आपके बच्चे का भविष्य में उस मोबाइल की वजह से क्या होने वाला है। अंदाजा है आपको? मैं बताता हूं आपको। जब हमारा बच्चा मोबाइल को देखता है या हम मोबाइल को देखते हैं
और कॉन्टिन्यूअस देखते हैं तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमें खुशी का अनुभव होता है। जैसे आज यहाँ आकर आप सबसे मिल करके मुझे अंदर से खुशी का अनुभव हो रहा है, तो अंदर से डोपामिन रिलीज होगा कि आज हमने इतने लोगों से बात करी और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा, आप लोगों ने इतना शानदार अरेंजमेंट करके रखा, हमको अच्छा लगा। तो हम जब अगली बार आपसे मिलेंगे तो और गर्मजोशी से मिलेंगे। वो डोपामिन रिलीज करने के लिए दिमाग अपने आप कहेगा कि ये वाला काम दोबारा करना चाहिए। उसमें फिजिकल एक्सरसाइज से भी डोपामिन रिलीज होता है, किसी की मदद करने से भी डोपामिन रिलीज होता है, कोई भी खेल खेलने से डोपामिन रिलीज होता है, माँ का अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी डोपामिन रिलीज होता है। वो आनंद आता है, एक अच्छा लगता है, वो काम बार बार हमें करने के लिए वो चीज उत्साहित करता है। टीवी देखने से भी यही होता है, मोबाइल देखने से भी यही होता है। तो जब आप अपने बच्चे को पहली बार ऐसा सोचकर कि खाना खाना था इसलिए इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, आप चुपचाप उसको खिला रहे हो, तो बच्चे को आधे 15 मिनट में आप ले लोगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब 15 मिनट में डोपामिन रिलीज नहीं होगा तो बच्चा कहेगा मम्मा 5 मिनट और, मम्मा 10 मिनट और, 20 मिनट और, फिर वो 1 घंटा, फिर सवा घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि अगर किसी दिन आप घर पे नहीं हुए तो बच्चा पूरा दिन OTT पे अपनी पूरी सीरीज कंप्लीट करके सोएगा, पूरा काम करके सोएगा, जितने गेम था पूरे मार्क्स बना के, पूरे नंबर बना के सोएगा, पॉइंट्स बना के सोएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मोबाइल से डोपामिन रिलीज नहीं होगा, वो दिन होगा जब आपका बच्चा नशा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि तब उसकी उस भूख को केवल और केवल नशा पूरी करेगा। यानी कि नशा अगर करेगा तो कल को सारे पैसे बर्बाद भी करेगा, पैसे बर्बाद करेगा तो सामान भी बेचेगा, सामान बेचेगा तो कल को सामान खत्म हो जाएगा, समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, तो एक दिन फिर सुसाइड भी करेगा। इसलिए मैं अपने बच्चे को हमेशा बोलता हूं, अभी 11वीं में है मेरा बच्चा, और आपको बता दूं लॉन टेनिस स्केटिंग का स्टेट चैंपियन, चेस का स्टेट चैंपियन, लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है वो इस वक्त। 2500 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका है, 2 किताबें अपनी लिख रहा है, साइंस, मैथ्स, साइबर, इंग्लिश, चारों ओलंपियाड का 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर बच्चा रहा है वो। उस बच्चे के पास कीपैड वाला फोन है। मैं उसको क्या बोलता हूं कि देखो, अगर तुमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है इट इज अलाउड, लेकिन अगर फोन का इस्तेमाल करना है इट इज नॉट अलाउड। सोशल लाइफ में तब जाने का लाभ है जब तुम कुछ बन जाओगे और तुमको सोशल लाइफ में कनेक्ट होना है। इसलिए अगर एक तरफ जहर की पुड़िया रखी हो और एक तरफ मोबाइल रखा हो तो बेटा मेरा पहला सजेशन है कि जहर की पुड़िया खा लियो, मोबाइल को हाथ मत लगा देना। उसका फायदा ये होता है, उसका फायदा आज क्या होता है कि हमारे घर में एक नियम है कि फोन के लिए अलग कमरा है, बेडरूम में फोन नहीं आएगा, बच्चे से बात हो रही है तो फोन नहीं आएगा, घर में टीवी नहीं चलेगा। तो अब हमारे पास करने के लिए क्या है? सिर्फ प्रेम, प्रेम भरी बात, या पढ़ाई, या रीडिंग कर लो, या नई डिस्कशन कर लो, या कोई नई बात कह लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही चीज जरूरी है क्या? लेकिन हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते ये सब कुछ। हम इतने कड़े निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि हम ही कड़े नहीं है, क्योंकि हम ही डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि हमको ही नहीं पता है कि इसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, और हम इस दिशा में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स बताते ही नहीं है। हमारे स्कूल के टीचर्स तो सबसे पहले होमवर्क ही व्हाट्सएप पे भेजते हैं। वो आपके बच्चों की जिंदगी से उनको कोई मतलब नहीं है अगर वो भेजते हैं तो, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। अब उसने जब 9th क्लास में कहा ना, लॉकडाउन लगा हुआ था, बोलता पापा होमवर्क तो इसी पे आना है, व्हाट्सएप पे ही आना है। तो आपका नंबर दिया हुआ है तो आपका नंबर पे आएगा, मैं कैसे करूंगा होमवर्क? मत करो, क्या फर्क पड़ता है?
फेल हो जाना क्या फर्क पड़ता है, 1 साल लेट हो जाएगा क्या फर्क पड़ता है, जब ये दौर गुजर जाएगा तब दोबारा पढ़ लेना। पढ़ने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है तू, याद कर करके रट्टे मार के पेपर देने के लिए थोड़ी बना हुआ है। भाई पढ़ने का शौक है तो बिना नंबर लेने के लिए, बिना पेपर देने के लिए अपनी किताबें वैसे भी तो पढ़ सकते हो ना। और दुनिया में जितने भी जीनियस लोग मिलेंगे आपको, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस वाले लोग मिलेंगे, सारे या तो कम पढ़े लिखे मिलेंगे या ड्रॉप आउट्स मिलेंगे। एक भी जीनियस देख लो जो पढ़ा लिखा हो, अब्दुल कलाम जैसा कोई रियल मिलता है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बहुत रेयर मिलते हैं। वो बने ही पढ़ने के लिए थे, तो वो तो जब अखबार बांट रहे होते तो भी पढ़ रहे होते थे, वो तो पढ़ ही रहे थे। उनको भी किसी ने जबरदस्ती नहीं पढ़ाया था, उनका शौक था पढ़ना, जैसे सचिन तेंदुलकर का शौक था खेलना। और हमको अपने बच्चों को पहचानना नहीं आता, इसीलिए हमें अपने बच्चों को बनाना नहीं आता, इसलिए उनके लिए माहौल बनाना नहीं आता। पुरानी मेरी एक कुछ वीडियोस हैं, उनको कभी सुनोगे तो मुझे आपकी वो बात याद आ गई जो कल हम ऑफिस में बैठे ऊपर बात कर रहे थे, जब आपने अपनी 13 साल की उम्र की कहानी बताई कि तब मैंने अकेला अपने आप को सरवाइव किया। कल हम एक सेमिनार में थे रात को इसी वक्त, और वहां पर भी एक बच्चा हमको ऐसा ही मिला, आपके जैसा ही। और हमने उनसे पूछा कि भाई किसी के घर में ऐसा बच्चा है क्या जिससे आप बात करते हो तो उसकी बातें सुनकर आपको लगेगा अरे कैसी कैसी बातें कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगा ही हुआ है इस तरह की बात करने और हमको समझ नहीं आ रहा है। तो एक पेरेंट ने हाथ खड़ा किया, तो अब हमने उनको, अब मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मैंने कहा तो नहीं, लेकिन मैं कहना यही चाहता था कि अगर इस बच्चे की ग्रोथ चाहते हो तो इसको घर से निकाल देना, क्योंकि उस बच्चे को समाज ने मार देना है अगर उस रेगुलर लाइफ में रहेगा तो। उसकी ग्रोथ ही इंडिपेंडेंट सोसाइटी में होगी, और हमारी समाज में तो इंडिपेंडेंट सोसाइटी है ही नहीं। तो आपके घर में सचिन पैदा हो रखा है या लता मंगेशकर है या मोहम्मद रफी है या अब्दुल कलाम है, ये बात आपको कौन बताएगा? देयर मस्ट बी समथिंग ना। मुझे सिर्फ एक बार हाथ खड़ा करके ये बताइए, कौन कौन चाहता है आपका बच्चा अपने जीवन के उस क्षण को महसूस करे जब वो काम करे जिसके लिए कुदरत ने उसको बनाया है? कोई जो चाहता है अपने बच्चे की अल्टीमेट हैप्पीनेस? बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते। कौन कौन है जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा बुलंदियों को छुए, जीवन में खुश रहे? अच्छा, किस किस की तमन्ना है आपका बच्चा 100 में से 100 नंबर लेता रहे सारी उम्र, खुश बेशक ना रहे? या कोई 40 नंबर आए या 60 आए, खुश रहे, ऐसा कौन चाहता है? ओह, दैट्स गुड। चलिए, आप नंबरों की दौड़ से बाहर सोचने तो लगे। आपको एक बात जानकर खुशी होगी, नंबर किसी को खुशी नहीं देते, पैसा किसी को खुशी नहीं देता, संसाधन किसी को खुशी नहीं देते। पैसा और संसाधन केवल किसी कार्य को करने के लिए सुगमता प्रदान करते हैं, थोड़ी गति प्रदान करते हैं। उसके लिए खुशी का कोई लिंक नहीं है पैसे के साथ, खुशी का कोई लिंक नहीं है संसाधनों के साथ, घर के साथ, यात्रा के साथ, बड़ी गाड़ी के साथ, छोटी गाड़ी के साथ, कोई संबंध नहीं है। खुशी का एकमात्र पैमाना है और वो है कि आपका बच्चा या आप अगर वो कार्य कर रहे हैं जो करते हुए आप खुश हैं, जो करने के लिए आप बने हैं, तो केवल मात्र आप हमेशा खुश रह सकते हैं, तो केवल आपके रिश्ते बचे रह सकते हैं, तो केवल आपके घर में बढ़िया माहौल बन सकता है,
यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि सुबह उठते ही दिमाग में ऐसा सोचना पड़े, ओ यार सुबह सुबह उठते ही फिर ड्यूटी जाना पड़ेगा, वहां जाके बॉस के साथ मगजमारी करनी पड़ेगी, फिर वहां से वापस आते ही अगले दिन की टेंशन हो जाएगी, तो आप अपने घर में हार्मनी के साथ नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि समय की ये जरूरत है कि आप लोग, हम लोग, सारे लोग मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिसमें आपके बच्चे के टैलेंट को बहुत अर्ली स्टेज पर पता लगा लिया जाए उसके बारे में, उसके बाद उसको वो माहौल दिया जाए कि वो कैसे माहौल के लिए बना है, उसको तैयार किया जाए समाज के लिए, समाज के द्वारा, और फिर उस जो उसने सीखा है उसका इस्तेमाल उस समाज के लिए कैसे किया जाए और बदले में उसका इकोनॉमिक मॉडल कैसे बनाया जाए, ये समय की जरूरत है। हम इस मिशन को लेकर के चले हुए हैं। यदि आपको लगता है कि ये ठीक है तो एक बार दोनों हाथ खड़ा कर करके हमारा समर्थन दिखाएं। फिर तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां भी बजा दीजिए जोर से। नींद तो नहीं आई हुई? हम एक बहुत अलग से मिशन पर काम कर रहे हैं। आपसे बात करने के पीछे और समाज के कुछ ऐसे लोग जो प्रगतिशील हैं, जो चाहते हैं समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना, उनके बीच आने के पीछे हमारा यही मकसद है कि ये तो तय हो गया कि सरकारें तो ये काम करने वाली नहीं है, तो अब तो ढोलकिया साहब जैसे लोग अगर कुछ पहल करें और अपने समाज के लिए कुछ ऐसे तंत्र विकसित करने की योजना बनाएं तो कुछ किया जा सकता है। वरना हम तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसी मानसिकता बनाने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास एक ऐसी योजना है, यदि आप लोग तैयार होंगे और आप लोग इसमें सहयोगी बनेंगे, खास तौर पे माएं बनेंगी अगर, क्योंकि मुझे लगता है जो काम कर रहे हैं, अगर मदर काम कर रही है या दोनों काम कर रहे हैं या फादर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं या जो खाली हैं, इस कार्य को कर सकते हैं वो लोग जो घर में रहते हैं। हम लोग अगर ऐसा कोई एनवायरनमेंट बनाने के बारे में सोचने लगे ढोलकिया साहब की मदद से, अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं, मैंने अभी इनसे पूछे बिना बोल रहा हूं जो बोल रहा हूं, ठीक है ना, इनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, मेरी तरफ से एक प्रस्ताव है। यदि हम कोई ऐसी योजना बनाएं कि आप में से उन लोगों का चयन कर लिया जाए जो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए तैयार हो जाएं, और एक ऐसे तंत्र का विकास किया जाए सारे माँ बाप की मदद से कि जितने भी बच्चे इस प्रांगण में और इस ढोलकिया परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, हर बच्चे की खुशी के लिए, उसकी जीवन को तैयार करने के लिए, उसकी 100% रोजगार वाली एजुकेशन सिस्टम तैयार करने के लिए हम लोग ऐसी शिक्षण व्यवस्था तैयार करें। तो क्या आप लोग उसमें वॉलंटरली पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा होता है तो हमारी वो बात सत्य होती है कि एक बच्चे की परवरिश करने के लिए पूरे गांव की जरूरत होती है। वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि यदि मैं अपने बच्चे पर केवल मैं जोर लगाता रहूंगा, मैं ही उसके लिए पैसे खर्च करता रहूंगा, मैं ही उसके लिए इंतजाम करता रहूंगा, तो मेरा बच्चा कभी भी समाज की अहमियत को नहीं समझ पाएगा। यदि मेरे बच्चे की परवरिश में सभी लोगों का सहयोग होगा और मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए ये टीचर्स ने किया, तुम्हारे लिए ये तुम्हारे काका ताऊ ने किया, तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पड़ोस ने किया, ये पूरे गांव ने किया, तो जब तुम बड़े होकर के कुछ बन जाओगे, जब कुछ लायक बन जाओगे, उस वक्त तुमको अपने जीवन में इस समाज के लिए कुछ करना है। मैं जब आपके परिवार के बारे में समझता हूं ना, इस हरे कृष्णा परिवार के बारे में, तो मैं एक चीज समझता हूं कि आपको जरूर अपने जीवन में कुछ लोगों ने ऐसे समय पर मदद करी होगी जब आपने सोचा भी नहीं होगा।
वो मदद है जो आपको ये प्रेरित करती है कि हमको भी लोगों को मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार रहना चाहिए। वरना ये प्रेरणा कभी नहीं आती किसी व्यक्ति के। जहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, डीसी बन जाते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते, कारण क्या होता है? उनको इस बात का अहंकार होता है कि हमने जो अर्जित किया है, जो पास आउट किया है, वो हमने अपनी मेहनत से किया है। तो जब उनको ये लगता है ना कि हमारी अपनी मेहनत थी, हमारे माँ बाप की मेहनत थी, समाज का कोई योगदान नहीं था, तो वापस मुड़कर वो समाज को कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे बच्चों के लिए समाज का पार्टिसिपेशन हो और उस बच्चे को मालूम हो कि तुम्हारी परवरिश में इन सब लोगों का योगदान है, ताकि जब वो कुछ करने लायक बने तो पूरे समाज के लिए करे। ऐसा सपना हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इतने शॉर्ट से टाइम पर अगर आप तक खबर पहुंच ही गई थी और आप लोग यहां आ ही गए हैं, तो अब मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूं, एक प्रस्ताव दे रहा हूं। मैं यहां आकर के आप सभी बच्चों के, सभी माँ बाप के बच्चे, यानी सभी बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि आप ही लोगों में से कुछ लोग तैयार कर दिए जाएं और वो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल जाए तो आपके बीच मौजूद हर बच्चे का पता लगाया जा सकता है और उसकी कैसे डेवलपमेंट होगी, इसके लिए योजना बनाई जा सकती है। तो आप लोगों की भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। तो यदि मैं कहूं ढोलकिया साहब कि मैं आपको प्रस्ताव कर रहा हूं अपनी तरफ से समाज के लिए कि आइए मिल करके एक ऐसी योजना बनाते हैं, इन्हीं लोगों में से लोग तैयार करते हैं, इन्हीं लोगों में से उनको आगे लेकर के आते हैं और यही लोग अपने सभी बच्चों के लिए वो माहौल बनाएं। और आने वाले 5 साल में, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये बात, अगर आप लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन से काम करते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई भी इधर उधर कुछ भी गलत वो करने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस बच्चे में, जिस इंसान में, जिस मदर में, जिस फादर में वो रियल टैलेंट होगा, जो इस साइंस को समझ पाएगा, सब नहीं समझ पाएंगे, जिसमें होगा वो अपने आप आगे आ जाएंगे। उसके लिए मेरा जितना भी टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, मैं आपके सेवा में प्रस्तुत करने को तैयार हूं, बिना किसी स्वार्थ के। आप अभी तैयार है, ये तैयार है, तो इसके लिए तो मैं बैठा हूं। तो मैं एक और प्रस्ताव रखता हूं, ये बदलाव केवल यहां तक ना रहे, ये बदलाव केवल हरियाणा पंजाब तक ना रहे, ये संदेश केवल, मैं चाहता हूं कि आपके जरिए ये संदेश पूरे देश तक जाए। और हम लोग यदि कुछ ऐसा करें कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पेरेंटिंग सेमिनार जो पूरे देश को मैसेज दे, आज से ठीक 8 महीने बाद अगर दिसंबर के महीने में रखने के लिए कोई प्रस्ताव किया जाए तो कैसा लगता है, जिसके लिए हम तैयारी करेंगे पूरा साल। अभी हमारे पास महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिमी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पंजाब में टीमें तैयार हैं। वहां हम लोग लगातार 4-4 सेमिनार रोज कर रहे हैं, वहां हम लगातार लोगों की ये कॉन्शियस बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की परवरिश के अंदर समाज की ही भागीदारी होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए हम सबको मिलकर के करना होगा। स्कूल नहीं करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, स्कूल केवल तब करेंगे जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए, जब आपको पता होगा कि स्कूल की मैडम से मिलने जाओ तो जब मैडम कहे, जैसे मैं जाता था तो मैम कहती थी सर ये बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं आपको पिछले साल की बात बताता हूँ, 10th में था जब बेटा यशस्वी, तो उसके क्लास टीचर बोलते हैं सर एक बार अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोल दीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? सर वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, पिछले 3 महीने से देख रहे हैं, किताब को हाथ नहीं लगाया है, कोई असाइनमेंट पूरी नहीं करता है।
कुछ नहीं करता है। तो मैंने एक बात बोली कि सर देखिए बात ये है कि मैं पिछले 13 साल में यानी यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी और उसके बाद पहली के बाद जितनी भी क्लासेस थी, मैंने आज तक अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड चेक नहीं किया सर। मैंने कभी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बोला सर। तो आज अगर वो फेल होने की कगार पर है तो मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा। तो बोलता है क्यों? मैंने कहा मैं इसलिए नहीं बोलूंगा सर, मेरा बच्चा पढ़ने के लिए बहुत ललायत रहता है। यदि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है। सीधी सी बात है, मुझे मालूम है अपने बच्चे के बारे में, आपको नहीं पता है तो बात अलग है। तो टीचर बोलता है सर कंपटीशन का ज़माना है, पीछे रह जाएगा। तो मैं पूछता हूँ कि आगे दौड़ाकर भी मुझे क्या करना है उसका? आगे दौड़ाऊंगा, सबसे आगे रहेगा तब अकेला ही बैठा रहेगा ना, सबसे आगे तो दौड़ेगा। तो अरे अपने समाज में अगर अपने बच्चों के साथ नहीं रहेगा, अपने हम उम्र लोगों के साथ नहीं रहेगा, समाज से अलग रह करके जाएगा कहाँ? तो बोलते हैं सर फिर भी। हाँ तो फिर भी बताइए ना, फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, मतलब ज्यादा से ज्यादा बताइए ना क्या हो जाएगा। मैं नौकरी के लिए अपने बच्चे को तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे के लिए अपने बच्चे को तैयार नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसको जिंदगी के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तो उसको इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं कि वो जो भी करे खुशी खुशी करे और अपने जीवन में खुश रहे। तो मैं उसकी खुशी के लिए तैयार कर रहा हूं और मुझे इस बात का पता है कि वो नंबरों में नहीं है, सीधी सी बात, वो नौकरी में नहीं है, वो पैसे में नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो खुश रहने का अधिकार केवल अमीरों को होता, फिर गरीब आदमी तो कभी हंसी नहीं पाता। फिर गरीब आदमी तो अगर सुविधाओं में प्रेम होता फिर तो अमीरों को ही अपने बच्चों को प्रेम होता, फिर तो गरीब आदमी अपने बच्चों को कभी प्रेम से देख ही नहीं पाता। तो पैसे का इसमें कोई रोल ही नहीं है, नंबरों का इसका में कोई रोल ही नहीं है। तो टीचर बोलता है सर अब मैं क्या ही कहूँ, रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है भाई देख लेंगे। 15 दिन के बाद मैं उसके स्कूल में कुछ सामान देने गया तो उसी टीचर के पास खड़ा था जब उनके पास फोन आया कि सर 10th के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया। तो मुझे उन्होंने बताया सर रिजल्ट आ गया। मैं कहा सर एक बार ऑफिस में पता करके पूछ लो, अगर फेल हो गया होगा तो मैं उसको ले जाऊंगा। यही कर सकते हैं ना, क्योंकि स्कूल में फेल होने के बाद रखते नहीं थे। सैनिक स्कूल में पढ़ रहा था वो। उन्होंने फोन किया ऑफिस में, पता किया कि सर ये तो अचरज ही हो गया, मैथ्स में 100 में से 100, साइंस में 100 में से 100, उसने तो पूरी क्लास ही टॉप करी है। केवल क्लास नहीं स्कूल टॉप किया उस बच्चे ने जो 4 महीने से पढ़ नहीं रहा था। तब मैंने उसके क्लास टीचर को बताया कि सर आपका ये 10वीं क्लास तक का सिलेबस है ना, वो 5वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया करता था, इसलिए मुझे मालूम है अपने बच्चे के बारे में। तो मैं आपको ये कह रहा हूं इतने दृढ़ता के साथ, ये मालूम है मैं क्यों कह रहा हूं। मेरे बच्चे को पढ़ाना, उस टाइम पर नंबरों के लिए तैयार करना या उसके लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ाना, वो मेरी मजबूरी थी। मैंने शुरू किया था ना मजबूरी में। क्यों? क्योंकि उस दौर का पेरेंट केवल नंबरों की भाषा समझता था। लेकिन मेरे सामने एक चुनौती थी कि मैं अपने बच्चे को कहीं अपने इस एक्सपेरिमेंट का स्केपगोट ना बना दूं, कहीं मैं बलि का बकरा ना बना दूं ना इसको, कि मैं तो लोगों को समझाने चला हूं और इसके जरिए लोगों को समझाने चलूं और अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट करके उसका दमन करके उसको बर्बाद कर दूं, कि दुनिया को तो कहूं नंबरों में कुछ नहीं रखा और अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए तैयार करता रहूं। तो हमने ये निर्णय लिया था कि जितना भी वो पढ़ेगा, मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ाऊंगा जब तक वो मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेगा। तो जब तक उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ाया। ये सब कुछ बिना पढ़े माहौल बनाने से हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो केवल माहौल बनाने से संभव है। और माहौल कैसे बनेगा, इसके लिए समझाना नहीं होता,
इसके लिए समझना होता है। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब आप उसको पूरा कर रहे होंगे ना, आपको अपने पति, अपनी पत्नी, अपने पापा, अपना बच्चा, अपना एम्प्लॉई, अपना बॉस, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, जिससे भी मिलोगे हर आदमी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और समझने से ही समाधान है। हम एक बात कहते होते हैं हमेशा कि समझ ही समाधान है, नासमझी ही समस्या है। अगर हमने ये समझ लिया कि ये समस्या क्यों है, किसके कारण है, तो केवल कारण को ही तो हटाना है, समस्या का समाधान हो गया। क्यों जी? तो हमको समस्या का समाधान करना है। तो मैं आप लोगों को ये चीज दे करके जाऊंगा, आप इन तक कैसे पहुंचाएंगे ये आप देखेंगे। और आप लोगों से उम्मीद मैं ये करूंगा कि एक काम करिए, 15 दिन का समय रखते हैं, 13 घंटे की ट्रेनिंग है, 13 घंटे की ऑनलाइन रखी हुई है। पहले वो ट्रेनिंग का मैं बिजनेस करता होता था, 10-10, 20-20 लाख रुपए ले लेकर हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया करते थे वो ट्रेनिंग। हमने फिर एक चीज नोटिस करी कि यार जब केवल अमीरों के लिए ही काम कर रहे हैं, गांव के लिए तो काम किया ही नहीं, तो हमने फिर सब कुछ बंद करके केवल गांव के लिए काम करना शुरू किया। आज आपके बीच आए हैं, वो ट्रेनिंग हमारे लिए ओपन कर दी। आप एक बार उस ट्रेनिंग को समझना शुरू कीजिए, दोनों पति पत्नी, और जिस तरीके से आपके पास वो पहुंचती है उसको वैसे ही कंप्लीट कीजिए। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद का एक टाइम रखेंगे। जो जो आप में से उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका होगा, आप में से जो भी उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका होगा, केवल उनके लिए फाइनल ट्रेनिंग होगी। और वो मैनुअल होगी, चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब तक एक एक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, मैं आपके बीच में ही रहूंगा। तो बाकी की बातें हमने ट्रेनिंग में भी बहुत बोली हुई हैं। वो लगभग 13-14 घंटे की फिलहाल बेसिक ट्रेनिंग है, फिर 12-13-15 घंटे की फिर फाइनल ट्रेनिंग है। वो फेजेज में होनी है, उस तक आप तक पहुंचा जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी हम लोग इसको समापन की तरफ लेकर के जाएं। जितना मैं समझ रहा हूँ हम लोग लेट थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन अगली बार कोशिश करेंगे समय से पहले आपके बीच पहुंचा जाए। लेकिन आपने संभाल लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक सावजी भाई ने इतना शानदार आयोजन किया, शॉर्ट से नोटिस पर इतना बढ़िया कार्यक्रम कर करके आप लोगों को दिया, इतनी नेक नीयती से आप लोग लगे हुए हैं। पूरा हरे कृष्णा परिवार अपने सारे एम्प्लॉइज को अपने परिवार की तरह मानता है। ये हमने देखा तो था, मतलब सुना तो था, आज प्रत्यक्ष देख लिया। और सच मानिए ऐसा किसी भी बड़े ग्रुप में मैंने आज तक नहीं देखा है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप देखे हैं। तो आने वाले वक्त में बैठ करके कुछ बड़ी योजनाएं बनाएंगे। उस योजना में सबसे पहले नंबर पर आपके सबके बच्चे होंगे, आपके नहीं हमारे सबके बच्चे होंगे, और उन बच्चों के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। यकीनन हम एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहां मैं आपके बच्चों के लिए करूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए करेंगे। इतनी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।